हाय गाइस, वेलकम अगेन टू सुपीरियर क्लासेस। आई एम जी बादिल। तेजी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में और फिर से आकर के ज्वाइन हुई इस सेशन में। आज ये क्लास 10th फिजिक्स लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है, थर्ड लाइव सेशन है। तो यहाँ पर हमने अब तक काफ़ी सारी चीज़ों की बातें कर ली हैं। ठीक, लास्ट टाइम पर मुझे क्लास के बिल्कुल एंड के टाइम पर अर्नव ने एक क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये था कि सर, जब ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट होता है तो फिर इसके फिनोमिनाज को ऑब्जर्व करते टाइम पर हम एक ही नेचर क्यों ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। बात यह है कि लाइट डुअल नेचर शो करती है, लाइट दोगलापन दिखाती है। ठीक है, हमें उसकी फिनोमिनास दिख रही हैं कि लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक, और जब हम उस रिफ्लेक्शन को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, या लाइट के रिफ्रैक्शन को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि लाइट अगर पार्टिकल से, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ अभी, अगर पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होगी तो उस पार्टिकल नेचर से, जितनी चीज़ें पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई हैं, उस पार्टिकल नेचर से भी, उस पार्टिकल नेचर से हम लाइट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। ठीक, और यही सेम फिनोमिना अभी क्लास 10th के लेवल पे आपको पार्टिकल नेचर, रे ऑप्टिक्स का ही ये पार्ट पढ़ना है। लेकिन यही सेम फिनोमिना यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अगर हम इस तरह से ऑब्जर्व करें कि हम उसके वेव बिहेवियर को देखने लगे, वहाँ से भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ एक फिनोमिना को कंसीडर करके नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हम उनके दोनों ही बिहेवियर्स को वन बाय वन समझेंगे और उसके बिहाफ पर वन बाय वन समझेंगे और उसके बिहाफ पर हम लाइट के फिनोमिनाज को, ठीक, लाइट के फिनोमिनाज को, जो लाइट की फिनोमिनाज हो रही हैं हमारे आसपास में, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, एब्जॉर्प्शन है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और ये बात यहाँ पर हो रही है। क्लियर होगी आई होप? यानी कि हम एक ही को कंसीडर नहीं करते कि रिफ्लेक्शन हमको पढ़ना है तो हम बस रे नेचर को कंसीडर कर पा रहे हैं, यानी पार्टिकल नेचर को कंसीडर कर पा रहे हैं, बाकी को नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है। सेम फिनोमिना क्लास 10th में जाकर के आप वेव बिहेवियर से भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो फिर सर वो बात मैंने बताई थी फर्स्ट लेक्चर के अंदर, क्या कि अगर वेव है तो फिर ये रे में तो हमने कह दिया, पार्टिकल नेचर में हमने कह दिया कि जो फोटॉन्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। ठीक, सब बढ़िया, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि वेव है तो फिर हम जो रे ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हैं सारा कुछ गलत है क्या? जो आपने बताया था रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ मोशन, वो गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है, बल्कि चलें एक स्टेप आगे बढ़ करके बात करते हैं। क्या कि जब हम लाइट को ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ डील करते हैं जिनका डायामीटर वेव लेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो। ठीक, यानी कि मैं वेव को ला करके रे पर रखूँगा, देखिएगा, जिनका डायामीटर वेव लेंथ ऑफ लाइट 400 to 750 नैनोमीटर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, या कहें कि जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के कंपैरिजन में वेव लेंथ ऑफ लाइट बहुत स्मॉल हो, तो हमें क्या दिखेगा? आइए देखते हैं। सपोज कीजिए 3D में मैं बना नहीं पाऊंगा तो 2D बना रहा हूँ कि ये हमारी लाइट की वेव प्रोपेगेट कर रही है सर। ठीक, ये लाइट की वेव प्रोपेगेट कर रही है। अब इस प्रोपेगेशन के टाइम पर हम कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वैसा मान रहे हैं। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने कहा है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि इसका वेवलेंथ कितना है सर? 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। जी, इतना स्मॉल। हमारा लेंस का साइज सर वो तो सेंटीमीटर में होगा, लेंस का डायमीटर सेंटीमीटर में होगा। हमारा मिरर जो है सर
तो सेंटीमीटर में होगा सर। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वेवलेंथ है बहुत 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 स्मॉल है। मैं अगर उसके कंपैरिजन में लेंस की नज़र से इस लाइट के वेव को देखूं तो मैं इसको छोटा करूं, वेवलेंथ बहुत स्मॉल वेवलेंथ, यानी कि हमें जा करके उसके कंपैरिजन में उस लेंस की नज़र से, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की नज़र से, उस प्रिज्म की नज़र से, उस मिरर की नज़र से हमें लाइट की वेव भी कैसी दिखेंगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है? तो ये था अर्नव का क्वेश्चन। तो आई होप कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हाँ, अब मैं बढ़ता हूँ अपने उस पॉइंट की तरफ जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिए जिससे हमें हौसला मिले, ठीक है, हमें मोटिवेशन मिले। और मैंने क्या कहा था? हमने कहा था सर अगर कोई एक सरफेस है, ठीक, और लाइट रेज उसके ऊपर आ रही है, इसके ऊपर लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रेज क्या होगा, क्या फिनोमिना शो होगी? ठीक, तो हमने कहा था कि ए पार्ट ऑफ लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, ए पार्ट ऑफ लाइट रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम। और वो मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइट रे, एक पार्ट तो हो गया ना, एक लाइट रे बाउंस बैक हो गई थी, ठीक है। सेकंड क्या? सेकंड लाइट सेकंड मीडियम में एंटर कर गई, यानी कुछ पार्ट उसका क्या हुआ, सेकंड मीडियम में एंटर कर गया, लेकिन अपने पाथ पर नहीं रहा, ये इससे कुछ डेविएट हो गया, ठीक। और क्या? और यहीं पर सरफेस पर कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया। लाइट का मैंने इसे कहा था रिफ्लेक्शन, इसे कहा था रिफ्रैक्शन, और इसे कहा था क्या? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन। और अब इसी रिफ्लेक्शन की फिनोमिना को हमें यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्या करते हैं कि आइए इसी को एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है सर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने डेफिनेशन क्या दी थी? हमने कहा था ए पार्ट ऑफ लाइट बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, यानी कि जब भी किसी सरफेस के ऊपर लाइट की रेज आकर के स्ट्राइक करती हैं, उन स्ट्राइक कर रही लाइट रेज का कुछ पार्ट, सम पार्ट ऑफ लाइट रेज, और ये जो कुछ है बेटा, ये जो सम मैं बोल रहा हूँ, ये डिपेंड करता है उस सरफेस के नेचर पे कि कितना, ठीक, कि कितना पार्ट रिफ्लेक्ट होगा, बाउंस बैक होगा। कुछ पार्ट लाइट का सेम मीडियम में, सेम माध्यम में वापस हो जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, लौट जाता है। उसी तरह जिस तरह से किसी बॉल को हम हिट करें वॉल पे, तो वहाँ से वापस हमारे पास आ जाता है, ठीक है। और इसी बाउंसिंग बैक की फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बहुत आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। मैं क्या कहूँ? मैं कहूँ व्हेन लाइट रेज strikes on a surface, a part of light ray, a part of light ray, some part of light ray bounces back into the same medium। ये फिनोमिना है बेटा, ठीक। अब हम इसे रे ऑप्टिक्स से समझें या वेव ऑप्टिक्स से। अर्नव ने पूछ लिया तो मुझे बताना पड़ रहा है, अदरवाइज हम क्लास 12th में जाकर के ही
बात करते हैं, रे बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, ठीक, एंड दिस फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक एंड दिस phenomena of bouncing back of the light into the same medium is called, या is known as, is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। इसे हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक। जैसे मैंने कहा था कि ये हमारी एक सरफेस है, ठीक, इसके ऊपर लाइट आकर के स्ट्राइक कर रही है। मैं एक रे को बना करके अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैंने कहा था कि डिपेंड करता है इस सरफेस के नेचर पे कि कितना कि ए पार्ट ऑफ लाइट, यानी कुछ पार्ट ऑफ लाइट, सम पार्ट ऑफ लाइट, तो कितना बाउंस बैक हो जाएगा, तो ये डिपेंड करता है इस सरफेस के नेचर पे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सर रिफ्लेक्शन, और जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ने जा रहे हैं तो मैं क्या कहता हूँ कि मैं किसी ऐसी नेचर का सरफेस लूँ जिसमें से ज़्यादातर लाइट्स रिफ्लेक्ट हो, कम लाइट्स रिफ्रैक्शन में जाएं, कम लाइट एब्जॉर्ब होने पाए, जिससे कि मुझे ये फिनोमेना अच्छे से ऑब्जर्व करने का मिले, सही है ना। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी अच्छी सरफेस, ऐसी आइडियल सरफेस जहाँ से मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए, वो हमारे पास होती है मिरर। तो क्यों ना हम इसको मिरर ले लें, ठीक। और मिरर के लिए ये अगर ग्लास की शीट है, ठीक है, अगर ये ग्लास की शीट है तो इस ग्लास की शीट को अगर मैं एक साइड से पॉलिश कर दूं तो लाइट सेकेंड मीडियम में एंटर नहीं करने पाएंगी, यानी कि दूसरी तरफ निकल नहीं पाएंगी, और सारी की सारी अप्रॉक्सीमेटली सारी की सारी लाइट्स क्या होंगी, बाउंस बैक हो जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इसको मैंने कर दिया पॉलिश, बहुत बेसिक से चल रहा है बेटा, ठीक है। इसको हमने क्या किया, पॉलिश कर दिया, ये बन गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पर एक लाइट रे आकर के इस तरह से स्ट्राइक की, एक लाइट रे आई स्ट्राइक की। मैं इसको क्या बोलूँगा बेटा, ये कौन सी लाइट है, ये है हमारे इंसिडेंट रे, ठीक। ये क्या है हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बहुत ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहीं से वो क्वेश्चन भी आता है जो आप गलत कर ही देते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में मैंने बहुत बार गलत करवाया है, अपने सीनियर से पूछिएगा, बहुत बार मैंने गलत करवाया है। गलत करवाने का मतलब क्या है, मैंने उन्हें समझाया, बताया कि ये गलती आपको नहीं करनी है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने वही क्वेश्चन उनको दिया, और फिर भी कुछ लोग उनमें से कंफ्यूज होकर के गलती कर बैठे। कुछ लोग थे जिन्होंने ठीक से सुना था, वो गलती नहीं किए। वो चीज़ें क्या थी अभी मैं बताता हूँ आपको भी, ताकि आप भी गलती नहीं करें। और क्या, और ध्यान से अभी से सुनिएगा ताकि वो आपसे गलती नहीं होने पाए। क्या है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब यहाँ से ये लाइट आई है, मैंने कहा इस सरफेस को हमने ऐसी नेचर की लिया है कि लौट जाए, बाउंस बैक हो जाए, बाउंस बैक हो गई सर, ये होती है फिनोमिना। लाइट आई वापस चली गई, ये इंसिडेंट रे थी, तो ये कौन सी रे है, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे सब कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हाँ, लेकिन वो होता नहीं है, वो हम इमेजिन करते हैं, वो हम खुद ड्रा करते हैं। क्या ये है बेटा, ये जो पॉइंट है ये क्या है, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा,
अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर मैं क्या करूं, अगर एक नॉर्मल ड्रा कर दें, अगर एक नॉर्मल ड्रा कर दें, ये हमने किया क्या, नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है, दिख रहा है सब कुछ, क्या है, नॉर्मल ड्रा किया। अब यहाँ पर इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंस पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर स्ट्राइक की, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई, ये बनी रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ पर ड्रॉ किया हमने नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब यहाँ पर एक एंगल बनता है बेटा, एक एंगल बनता है जो नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसे हम नाम देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम दिखाते हैं स्मॉल आई से, और स्मॉल आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का जो एंगल बनता है वो बनता है क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। मैं एक बार देख लूँ कि सारी चीज़ें क्लियर हैं कि नहीं, आप बता दें कि सब कुछ विजिबल है और ऑडिबल है या नहीं, ठीक, सही है, सही है, ओके। आप लोग बता दें कि सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हैं और सुनाई दे रहा है, ठीक, ओके, ठीक है। क्या कह रहा था, यहाँ से इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा बात क्या होती है, बात ये होती है कि कई बार क्वेश्चन के अंदर, कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि सेंटेंस में लिख करके कि एन इंसिडेंट रे मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45, कुछ भी, मेकिंग एन एंगल ऑफ सॉरी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है, विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर होता क्या है, यहीं पर आप गलती करते हैं कि जो एंगल गिवन है आगे के लॉ के हिसाब से उसी को आप बता देते हैं, कंफ्यूजन में, प्रेशर में, एग्जाम में, किसी भी वजह से। लेकिन करते क्या है कि वहाँ पर आपको, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें आपकी पुरानी हो चुकी होती हैं, अगर आपने ढंग से रिवाइज नहीं किया है, चीज़ों को रिकॉल नहीं किया है, बातों को ध्यान से सुना नहीं है, तो ये वाली मिस्टेक एक दो बार का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत बार बताया हुआ बच्चों को और बहुत बार इन गलतियों को करते हुए देखा, ठीक, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा बेटा, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे के बीच, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच, सरफेस के बीच का एंगल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अगर सरफेस के बीच का एंगल दिया हुआ है तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए 90 माइनस करना होगा, क्योंकि ये है क्या, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अगर आपको ये एंगल दिया हुआ है, सपोज करें 30 डिग्री, ठीक है, एंगल गिवन है क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस रे विद द रिफ्लेक्टिंग सरफेस is 30 degree, then angle of incidence, what will be the angle of incidence, what will be the angle of incidence, ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, सर ये कंप्लीट एंगल तो हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इस गलती को दोहराना नहीं है। हाँ, इस डायग्राम को आपने इस माइंड में खूब अच्छे से बिठा लेना है, क्लियर है। और अब हम आते हैं कि क्या है कि बाउंस बैक हो जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा है, तो क्या ऐसे ही कैसे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइट इस तरह से आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या, लाइट इस तरह से आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या, लाइट इस तरह से आई
और ऐसे रिफ्लेक्ट हो सकती है क्या? ठीक है, यही हमारा कहने का मतलब है। तो बेटा जवाब ये है कि नहीं, कहीं भी अपनी मन मर्जी से लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। फिर क्या होगा सर? फिर क्या होगा? इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिन्हें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो पहले इन चीज़ों को आप नोट कर लें, फिर हम बढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नोट कर लेंगे आप। क्लियर है? इन चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लें और फिर नोट कर लेंगे। बढ़ते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। ठीक, इसको हम ऐसे बना रहने देते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। ठीक, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला क्या? पहला क्या? फर्स्ट लॉ ये है कि इंसिडेंट रे, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तीन चीजें, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल at the point of incidence all lie in the same plane, all lie in the same plane according to first law। फिर से बोल रहा हूँ, according to first law of reflection, incident ray, reflected ray and normal at the point of incidence all lie in the same plane। मतलब समझता हूँ, पहले लिख लेते हैं। ठीक, according to this law, the incident ray, the reflected ray, and the normal at the point of incidence। ये बहुत जरूरी बात है, at the point of incidence all lie in the same plane। Clear? all lie in the same plane मतलब समझना चाहते हैं सर, क्या मतलब है इसका सेम प्लेन में लाई करने का? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सेम प्लेन में लाई करे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये हमारा मिरर है, सपोज करें ये क्या है? मिरर है। अब इस मिरर पे लाइट आ रही है, कैसे? लाइट आ रही है कैसे? सपोज करें ये है मिरर, और इस मिरर के इस पोर्शन को हमने यहाँ पर, इस मिरर के इस पोर्शन को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस मिरर के इस साइड पर हमने पॉलिश की। ठीक बेटा, दिख रहा है ना सर? इस मिरर के इस पोर्शन को ड्रॉ किया स्ट्रेट लाइन में, इस मिरर के नीचे की साइड पर हमने पॉलिश कर दिया। मिरर का ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। ठीक, और ये यहाँ पर हमने इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, इस तरह से प्लेस कर दिया, और ये बनी क्या? इंसिडेंस रे। ठीक है, इंसिडेंस रे। और जब ये लाइट इस तरह से आई तो यहाँ से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये हुई रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब इन तीनों को हम देखेंगे तो तीनों एक सेम प्लेन में होंगे, जैसे कि ये बोल्ड के प्लेन में है। ठीक है, अगर ये है तो ये बिल्कुल इस तरह से जो लाइट आई वो इसी प्लेन पर रिफ्लेक्टेड रे और यहीं पर नॉर्मल। क्लियर है? और जो यहाँ पर आ रही होगी और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड होगी, ये नॉर्मल होगा, उसका प्लेन यहाँ पर होगा, फिर ये प्लेन, फिर ये प्लेन, फिर ये प्लेन। मतलब ये है कि हर एक सिंगल रे के लिए जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वो सेम प्लेन में लाई करेगा। क्लियर? क्लियर है? सेम प्लेन का मतलब समझ में आ गया होगा।
थैंक यू। सेकेंड लॉ क्या है सर? सेकेंड लॉ क्या है? सेकेंड लॉ ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। ठीक, सेकेंड लॉ स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। ठीक है, हमेशा इक्वल रहता है। हाँ, हमेशा इक्वल रहता है। तो मैं इसको क्या कहूँगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। हमेशा ही दोनों एंगल सेम होंगे। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई कि पहला लॉ कह रहा है तीनों एक प्लेन में होंगे, दूसरा लॉ कह रहा है कि आई और आर इक्वल होंगे। अब यहाँ पर एक स्पेशल सिचुएशन निकल करके आती है जहाँ आप फिर से गलती कर सकते हैं, फिर से गलती कर सकते हैं। और वो क्या? वो गलती आपकी ये होती है कि आपको स्टेटमेंट में लिख करके दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर कि लाइट रे इंसिडेंस ऑन अ प्लेन मिरर नॉर्मली, लाइट रे इंसिडेंस on a plane mirror normally find the angle of reflection, या what will be the angle of reflection, what will be the angle of reflection। आइए उस केस को समझते हैं। कई सारे लोग गलत करते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम में तो बहुत सारे बच्चे इन चीज़ों को गलत कर देते हैं, पता नहीं क्या होता है, प्रेशर होता है, क्या होता है, नहीं समझ में आता, पर बहुत सारों को गलत करते हुए देखा, एक स्कूल में नहीं, एक कॉलेज में नहीं, अलग अलग जगहों पर। ठीक है। हाँ, अब क्या है सर कि कहा कि एक प्लेन है, प्लेन मिरर है, इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अब ये क्या है? नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। अब ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगी सर? ठीक है, सेम पास से वापस हो जाएगी। पहले दिन बताया था मैंने कि अगर 180 डिग्री रिवर्स कर दे, 180 डिग्री रिवर्स का केस ही यही है। क्यों सर? क्योंकि अगर ये इंसिडेंट रे 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ, मतलब ये खुद ही नॉर्मल को अलाइन करते हुए आगे बढ़ रही है, और नॉर्मल को अलाइन करते हुए आगे आ रही है, तो नॉर्मल से एंगल कितना? नॉर्मल से एंगल कितना? 0 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होने वाला है सर? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा? 0 डिग्री। यानी कि जिस पाथ से आई थी उसी पाथ से वापस चली जाएगी, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चले जाओ। ठीक है, जिस रास्ते से लाइट रे आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये तो सर सही है, आप करेंगे ये काम। गलती कहाँ करेंगे? गलती वहाँ करेंगे जब आपसे कहा जाएगा, एक सेंटेंस का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होगा, 1 नंबर का। क्या कहेगा ए लाइट रे इंसिडेंस ऑन अ प्लेन मिरर नॉर्मली व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये बनाएंगे, कड़ाक से एंगल मिलेगा, और एंगल मिलेगा 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 90 डिग्री। गलत। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। गलत। क्यों गलत सर? एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर तो तीनों नॉर्मल को अलाइन कर रहे हैं, दोनों नॉर्मल को अलाइन कर रहे हैं। नॉर्मल के साथ तो सबका एंगल 0 है, यानी कि आई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ये है सही बात, ये है सही बात। तो ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स हैं, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है सर। लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में। क्या क्वेश्चन आ रहा है? एक क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा है कि आपने बहुत अच्छा काम किया कि प्लेन मिरर बनाया, और इस प्लेन मिरर से हमें लाइट के रिफ्लेक्शन को समझा दिया, लाइट के रिफ्लेक्शन को समझा दिया। तो क्या ऐसा होगा कि जिस तरह से यहाँ पर लॉज फॉलो हो रहे हैं, किसी रफ सरफेस पे
रफ, कितनी रफ भैया, कितनी रफ, ये ऐसी रफ, हाँ ऐसी रफ, किसी रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है सर, क्या तब भी ये लॉस फॉलो होंगे? क्या तब भी ये लॉस फॉलो होंगे? या सरफेस ऐसा कर्व हो जाए, ऐसा कर्व हो जाए, तब भी ये लॉस फॉलो होंगे? सर रिफ्लेक्शन कभी भी होगा लाइट का, ये दो लॉस फॉलो होकर रहेंगे, ये दो लॉस फॉलो होकर रहेंगे। तो कैसे कह रहे हैं यहाँ पर इतनी रफ है, यहाँ पर स्मूथ थी, आइए देखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर क्यों इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। बेटा छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बन जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी बातों से ही बड़ी बातें बन जाती हैं। ये वो शहर नहीं है जहाँ छोटी छोटी बातें होती रहती, यहाँ पर छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज किया जाएगा तो बहुत बड़ी बात बन जाएगी, और उस बड़ी बात को फिर अफोर्ड करना आपके बस में नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ कि एक सरफेस मेरे पास थी बिल्कुल प्लेन सी, ठीक है, यहाँ पर लाइट रे आई, लाइट रे आई, लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट, सब पे नॉर्मल बनाया, सब पे नॉर्मल बनाया। हाँ सर ऐसे ही होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इस लाइट के रिफ्लेक्शन को यहाँ नॉर्मल बनाकर समझा, पैरेलल आ रही सेकेंड लाइट रे के रिफ्लेक्शन को यहाँ पर नॉर्मल बनाकर समझा, पैरेलल आ रही थर्ड लाइट के रिफ्लेक्शन को, थर्ड लाइट रे के रिफ्लेक्शन को यहाँ पर नॉर्मल ड्रा करके समझा। और जब ऐसा हो, जब ऐसा हो कि पैरेलल लाइट रेज आ रही थी, पैरेलली ही रिफ्लेक्ट हो गई, एक बीम थी पैरेलल लाइट की, ठीक है, पैरेलल लाइट बीम थी और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही रही, एक सिचुएशन ये है। सेकंड क्या, आपने कहा रफ, मैं बहुत जूम करके इस रफ सरफेस को बना रहा हूँ, बहुत जूम करके, ठीक सर। पहली लाइट रे आ करके गिरी यहाँ पर, इंसिडेंट, ठीक, सेकेंड लाइट रे आ करके इंसिडेंट हुई सर यहाँ पर, बढ़िया, पैरेलल ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत अगर नहीं पैरेलल है तो आप समझेंगे। थर्ड लाइट रे आ करके इंसिडेंट हुई बेटा यहाँ पर, ठीक है, हाँ, ये तीन लाइट रेज आकर के इंसिडेंट हो रही है, और ज्यादा बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे फॉलो होंगे, तो आइए देखते हैं। ये सरफेस को यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर इसका नॉर्मल इस तरह बनेगा, ठीक, और जब इसका नॉर्मल ये बना तो ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ये अलग बात है कि आगे कई सारे सरफेसेस हैं, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा, ठीक, ये अलग बात है कि आगे कई सारी सरफेसेस हैं, जाते ही यहाँ से फिर टकरा जाएगी और फिर से रिफ्लेक्शन होगा, उसकी बट बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि इसका पहला जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ये हो रहा है, ठीक है। हाँ, सेकंड क्या, सेकंड जो लाइट आई है ये यहाँ पर आई है, इसका नॉर्मल कहाँ पर बनेगा, इसका नॉर्मल बनेगा सर इस डायरेक्शन में, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर हो जाएगा, क्लियर। और ये जो है इसका नॉर्मल अगर मैं बनाऊं तो ये यहाँ पर है, तो इसका रिफ्लेक्टेड लाइट रे ऐसे जाएगी। कैसे सर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमें नॉर्मल ड्रा करना है तो पहले हमें उसकी टेंजेंट लाइन पता करनी है, और इन सबकी टेंजेंट लाइन अगर हम देख रहे हो तो किस तरह से अलग अलग डायरेक्शंस में लाई कर रही हैं, तो उनके नॉर्मल्स की डायरेक्शन डिफरेंट है, और इसलिए रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की डायरेक्शन भी डिफरेंट है, ठीक है। तो तीन लाइट रेज आई थी, कहाँ कहाँ डिफ्यूज हो गई, ठीक है, कहाँ कहाँ डिफ्यूज हो गई, बट हर एक लाइट रे के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहे हैं, उनके बगैर रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में सर ये क्या है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में आ गया, आपने बगैर हेडिंग के टाइप्स पढ़ लिए, ठीक है, मैं बोलता क्या रहा हूँ, लिख कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ, दिमाग चल। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में जब लाइट रेज पैरेलली इंसिडेंट हो, पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जा रही हैं, तो इसे कहते हैं रेगुलर, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और
यहाँ पर क्योंकि डिफ्यूज हो जा रही हैं, तो इसे मैं कहूँ इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन ही वो रिफ्लेक्शन होता है जिससे हम अपने इमेज को आसानी से देख पाते हैं। अब सर यहाँ पर ही इस लेक्चर को मैं कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने इमेज फॉर्मेशन स्टार्ट किया तो और ज़्यादा टाइम अभी लगने वाला है, इसलिए आज के इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे इमेज का फॉर्मेशन, कैसे मिरर पे, जो मैंने कहा मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है सर ज़्यादा से ज़्यादा, तो मिरर में ऐसी क्या सी चीज़ है कि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर हम मिरर के अंदर खुद को देख पा रहे हैं। यहाँ मेरे सामने मिरर लगा हुआ इसलिए बोल रहा हूँ, मिरर में हम खुद को देख पा रहे हैं, ऐसा क्या है। तो कल की क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास का मतलब ये हुआ कि आज सैटरडे, कल संडे को क्लास नहीं होगी, तो मंडे की क्लास के अंदर, मंडे 7 PM यही इवनिंग टाइम, मंडे की क्लास में हम क्या करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन को सीखेंगे बहुत बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से, और ऐसा सीखेंगे कि फिर आपसे इमेज फॉर्मेशन में कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे आप। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं मंडे की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।